हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, आज की हमारी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 10। और इस क्लास नंबर 10 से पहले हमने क्लास नंबर 10 से पहले क्लास नंबर 9 में जो हमने डिस्कशन किया था, आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है। क्लास नंबर 9 में बेसिकली हमने डिस्कस किया था एलपीजी पॉलिसी के बारे में, जो कि आपके बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 3 का एक पार्ट है। तो एलपीजी पे पॉलिसी जो थी बेसिकली ये 1991 में लॉन्च की गई थी, due to the having lots of drawbacks of the various policies taken by the government before 1991। तो गवर्नमेंट ने जो 1947 से लेकर 1990 तक जो भी पॉलिसीज़ बनाई, जो भी चेंजेस किए इंडस्ट्रियलाइजेशन में या बिज़नेस में या इकोनॉमी में को डेवलप करने में, वो सारे चेंजेस से क्या हो रहा था कि हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं मिल रही थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ग्रोथ में नहीं आ रही थी, पेस में नहीं आ रही थी। तो उसके लिए एलपीजी पॉलिसी को लाया गया था। तो हमने पिछली लास्ट क्लास में क्लास नंबर 9 में हमने एलपीजी पॉलिसी के बारे में और एलपीजी को लॉन्च करने के पीछे क्या क्या वजह रही थी, 1991 से पहले क्या क्या रीजंस रहे थे जिसके लिए हमें एलपीजी पॉलिसी को लाना पड़ा, तो वो हमने क्लास नंबर 9 में डिस्कस कर लिया था। जब एलपीजी पॉलिसी को हमने इम्प्लीमेंट किया, उसको यूज़ में लाने लगे, उसको एक्शन में लाने लगे, तो उसका हमारे कंट्री के बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और फिर उस इम्पैक्ट के पड़ने के बाद जो मैनेजमेंट थी या जो मैनेजर्स थे, बिज़नेस के जो मैनेजर्स हो गए या मैनेजमेंट हो गई, उन्होंने किस तरीके से अपने बिज़नेस में क्या क्या एलपीजी पॉलिसी के इम्पैक्ट पड़ने के बाद किस किस तरीके से डिसीज़न लिया। जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि अचानक से आप बाहर निकलते देखा कि बारिश हो रही है, तो बारिश से बचने के लिए आपने छाते का इस्तेमाल किया। तो इसी तरीके से हमारी बिज़नेस के ऊपर क्या हुआ, एलपीजी पॉलिसी की बारिश हुई, एलपीजी पॉलिसी की बारिश हुई। अब आपने उस बारिश से बचने के लिए, उस बारिश को हैंडल करने के लिए आपने किस तरीके से क्या रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, क्या आपने एक्शन लिया, आप बाहर गए या नहीं गए, या आपने छाते का इस्तेमाल किया नहीं किया। तो ये इस तरीके से कनेक्टिविटी बताई गई है कि एलपीजी पॉलिसी के आने के बाद किस तरीके से हमारे बिज़नेस की क्या सिचुएशन रही, बिज़नेस किस तरीके से फ्लरिश करने लगे या डेवलप करने लगे या डायनेमिक होने लगे, और किस तरीके से जो बिज़नेस के मैनेजर्स थे, जो बिज़नेस की मैनेजमेंट थी, उन्होंने किस तरीके से उस एलपीजी के इम्पैक्ट्स का किस तरीके से सामना किया और उन्होंने क्या क्या डिसीज़न लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट से। तो सबसे पहले क्या हुआ, इंक्रीजिंग कंपटीशन। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीजिंग कंपटीशन। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन से क्या हुआ कि बहुत सारी हमारी डोमेस्टिक कंपनी, नई कंपनी हमारे इंडिया में खुलने लगी, और बाहर से फॉरेन कंपनी भी हमारे इंडिया में आने लगी ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। उससे क्या हुआ कि जो टेलीकॉम, एयरलाइंस या बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसे जो सेक्टर थे, सर्विस सेक्टर थे, ये फॉरेन कंपनी हमारे इंडिया में आने लगी, और हमारे इंडिया की भी जो डोमेस्टिक कंपनी थी वो नई कंपनी उठने लगी। तो जो हमारी इंडिया में ऑलरेडी जो डोमेस्टिक कंपनी थी, उनको एक बहुत बड़ा कंपटीशन फेस करने पड़ गया, क्योंकि पहले हमारे इंडिया में जो ये सर्विसेज थी वो कुछ ही कंपनीज़ के पास थी। अब इन्हीं सर्विसेज के लिए बहुत सारी कंपनी हमारे इंडिया में आ गई, मतलब एक ही चीज़ की अलग अलग कंपनियाँ खुलने लग गई। ठीक है, जैसे टेलीकॉम की 10 कंपनियाँ हो गई, एयरलाइंस की 15 कंपनियाँ हो गई। तो अलग अलग जहाँ पर 2 या 3 कंपनीज़ होती थी, अब वो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ क्या हो गई, बढ़ गई, और क्या हुआ कि डोमेस्टिक कंपनी को इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन को फेस करना पड़ा। तो इससे क्या हुआ कि एलपीजी पॉलिसी आने के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिबरलाइजेशन होने के बाद हमारा कंपटीशन बढ़ गया, नंबर ऑफ़ फर्म्स बढ़ गई, तो कंपटीशन बढ़ गया, तो बिज़नेस को कंपटीशन को फेस करना पड़ गया। अगला है मोर डिमांडिंग कस्टमर। जैसे जैसे नई सर्विसेज आने लगी, नई फर्म्स आने लगी, तो उससे क्या हुआ कि कस्टमर को एक वाइड चॉइस मिल गई, एक वाइडर चॉइस मिल गई परचेजिंग ऑफ गुड्स। मतलब एक ही तरह के गुड्स के लेकर अलग अलग कंपनियां अलग अलग गुड्स बनाने लगी। गुड्स के जो नेचर थे वो सेम थे, फंक्शन सेम था, लेकिन मतलब एक ही गुड्स की अलग अलग कंपनियां होने लग गई। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग 10 अलग अलग नए प्रोडक्ट कस्टमर के सामने आने लगे, और कस्टमर के सामने चॉइसेस बढ़ने लगी। तो उससे कस्टमर क्या करता था, जहाँ पर उसे कम प्राइस या अच्छी क्वालिटी, इन दोनों में जो भी बेटर उसको ऑप्शन नज़र आता था, वो उसी कंपनी की तरफ चला जाता था। तो इससे क्या हुआ कि कस्टमर क्या हो गया, मोर डिमांडिंग हो गया। और वो क्योंकि हर कंपनी क्या करती थी, कंपटीशन में आने के बाद वो कोशिश करेगी कंपनी की अच्छी क्वालिटी का गुड्स और सर्विसेज दे। तो इससे क्या हुआ कि कस्टमर के लिए जो एक वाइडर चॉइस, एक वाइड मार्केट बन गई, एक वाइडर चॉइस ऑफ परचेजिंग पावर हो गई, कि अब वो उसके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। तो मोर डिमांडिंग कस्टमर मोर डिमांडिंग होने लगा, अलग अलग अच्छी क्वालिटी की गुड्स और सर्विसेज का डिमांड करने लगा।
मार्केट ओरिएंटेशन, प्रोडक्शन ओरिएंटेड टू मार्केट ओरिएंटेशन। पहले क्या होता था कि जब देर आर फ्यू फॉर्म्स इन फ्यू इंडस्ट्रीज़ इन द इंडिया व्हेन देर आर फ्यू फॉर्म्स एंड फ्यू इंडस्ट्री इन द कंट्री, तो उससे क्या था, उस समय जो कंपनी, जो कुछ ही कंपनीज थी हमारे इंडिया में, वो क्या करती थी, पहले प्रोडक्शन कर लेती थी, फिर कस्टमर को उसे बेचने की कोशिश करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उन कंपनीज़ के अलावा और भी कंपनी इंडिया में आ गई हैं जो कस्टमर ओरिएंटेड वर्कआउट करने लगी, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का गुड्स देने लगी। तो उससे क्या हुआ कि हमारे कंट्री में जितने भी बिजनेसमैन थे, जितने भी बिज़नेस थे, अब वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड से मार्केट ओरिएंटेड हो गए। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि जो कस्टमर आपसे जो चाह रहा है, जो गुड्स मांग रहा है, आपको उसी गुड्स का प्रोडक्शन करना है और उसे सेटिस्फाई करना है। ये नहीं कि जो आपने बनाया वो बेचना है, नहीं, अब बेचना नहीं है, अब पहले कस्टमर की नीड को पहचानना है और उसके सेटिस्फेक्शन को पहचानना है कि किस तरीके से कौन सी नीड किस तरीके से सेटिस्फाई होगी। उस तरीके से मार्केट का एनालिसिस करके आपको प्रोडक्शन करना है। तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड टू मार्केट ओरिएंटेशन हो गया। मार्केट ओरिएंटेड का मतलब कि पहले आपने मार्केट को एनालिसिस करना है, फिर प्रोडक्शन करना है। उसके बाद है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब जैसे जैसे कंट्री में नए नए कंपटीशन बढ़ता गया, कस्टमर डिमांडिंग होता गया, तो एक फ़र्म का दूसरी फ़र्म को बीट करने के लिए हर फर्म क्या करने लगी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगी। भाई आपको अगर अपने गुड्स को दूसरी कंपनी के गुड्स से बेहतर बनाना है, तो आपको कोई ना कोई नया मेथड यूज़ करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, या तो आपको कॉस्ट कम करनी पड़ेगी या क्वालिटी में इम्प्रूव लाना पड़ेगा। तो कॉस्ट कम करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो टेक्नोलॉजी लेनी पड़ेगी। अगर क्वालिटी में इम्प्रूव करना है तो भी आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हर कंपनी नई नई टेक्नोलॉजी को लाकर अपने गुड्स को, सर्विसेज को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगी। तो नेसेसिटी फॉर चेंज। अब 1991 से पहले क्या था कि हमारे कुछ ही फर्म्स, कुछ ही इंडस्ट्रीज़ होती थी और गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर मोस्टली ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर ही हमारे कंट्री में काम करते थे। तो जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, पहले प्राइसेस को स्टेबल रखती थी, प्राइस फिक्स कर देती थी कि भाई इस प्राइस पे ये सामान बेचा जाएगा। लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आया, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कंपनीज़ को कि वो अपने प्राइसेस खुद डिसाइड करें। दे हैव फुल फ्रीडम टू फिक्सेशन ऑफ देयर प्राइसेस। तो उससे क्या हुआ कि प्राइसेस के अपने तरीके से बदलाव होने से क्या हुआ कि बिज़नेस को ज़रूरत महसूस होने लगी कि वो भी अपने बिज़नेस को चेंज करे। मान लीजिए कि एक बिज़नेस है, उसके प्रोडक्ट का प्राइस 15 रुपये है, लेकिन जैसे ही कंपटीशन बढ़ा, जैसी एलपीजी पॉलिसी आई, तो दूसरी फर्म, जो नई नई फर्म्स आ गई, उन्होंने सेम क्वालिटी, सेम फीचर का प्रोडक्ट मान लीजिए 10 रुपीज़ में देना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको अपने बिज़नेस में चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट को 15 में बेच रहे हो 15 रुपीज़ में, और सामने वाला कंपटीशन में आने के बाद 10 रुपये में चीज़, वही चीज़, सेम चीज़ 10 रुपये में दे रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप चेंज को अडॉप्ट नहीं करोगे, चेंजेस नहीं लाओगे बिज़नेस में, तो आपका बिज़नेस डूब जाएगा। तो नेसेसिटी फॉर चेंज मतलब एक चेंज की आवश्यकता महसूस होने लगी हर बिज़नेस में। अगला है आपका नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हर कंपनी में जितने भी, हर बिज़नेस में जितने भी मैन पावर थी, अब उन मैन पावर से एफिशिएंटली वर्क निकालने की ज़रूरत महसूस होने लगी। अब हमें ऐसे मैनेजर्स की ज़रूरत महसूस होने लगी, ऐसे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत महसूस होने लगी जो एफिशिएंट वे में और रिज़ल्ट ओरिएंटेड वे में काम करें, टारगेट ओरिएंटेड वे में काम करें, कि जो काम दिया गया है उसे टारगेट वे में पूरा करना ही करना पड़ेगा। मान लीजिए कि पहले के टाइम में क्या होता था कि सिर्फ प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्क होता था, प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जाता था, मार्केट डिमांड पे ध्यान दिया जाता था। आज कस्टमर हर अलग अलग वैरायटी की गुड्स डिमांड करता है, तो आपको विद इन फ्यू टाइम्स, कुछ ही समय के अंदर अंदर आपको प्रोडक्ट की डिमांड, कस्टमर की डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो सिचुएशन के हिसाब से टाइम निकाल के एफिशिएंटली वर्क करें, और जैसा आप उनसे काम चाह रहे हैं वो टारगेट ओरिएंटेड वे में काम को पूरा करके दें। अब लेज़ीनेस या केयरलेसनेस का कोई रोल नहीं रहेगा। आपको सडनली चेंजेस करके अपने काम को बदलना पड़ सकता है, कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग अपने काम को चेंज करना पड़ सकता है। तो आपको ऐसे एम्प्लॉय की ज़रूरत है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर पाएँ, कॉम्पिटेंट हो, कमिटमेंट वाले हों कि हाँ भाई आपने अगर 10 दिन में काम पूरा करके मांगा है उनसे, तो एम्प्लॉयज़ ऐसे होने चाहिए आपके पास एफिशिएंटली और एजुकेटेड, जो 10 दिन में आपको काम पूरा करके दे जैसा आप चाहते हैं। तो नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, आपको ऐसे ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने लगी जो डेवलपिंग नेचर के हों, जो कॉम्पिटेंट हों। उसके बाद है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन आने लगा, तो जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर थे उनके लेस एफिशिएंट होने की वजह से वो क्या हुए, सिक होना शुरू हो गए, वो बंद होना शुरू हो गए। अब पब्लिक सेक्टर को ये महसूस होने लगा कि गवर्नमेंट ने पीछे से अपना बजटरी सपोर्ट बंद कर दिया, क्योंकि
कि जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट थी वो कंपटीशन को बिल्कुल फेस ही नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए गवर्नमेंट के बजटरी सपोर्ट ना मिलने की वजह से अगर पब्लिक सेक्टर को आगे आना है तो उसे क्या करना होगा, अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करने पड़ेंगे, मैन पावर को एफिशिएंट होना पड़ेगा, ठीक है, और ख़ुद मेहनत करके काम करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल वे में काम करना पड़ेगा, मार्केट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा, जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट ऐसा कर नहीं रही थी। तो इसीलिए एलपीजी पॉलिसी आने से जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी वो धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो गई और गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको बजटरी सपोर्ट मिलना बंद हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से उनको किसी भी तरीके का प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनको बजट देना ही बंद कर दिया। तो ये थे इम्पैक्ट्स जो एलपीजी पॉलिसी के आने के बाद जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी, इंडियन बिजनेस थे, उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा। अब हम पढ़ेंगे कि जब इम्पैक्ट पड़ा तो इम्पैक्ट आने के बाद, इम्पैक्ट होने के बाद बिज़नेस के ऊपर किस तरीके से मैनेजल रिस्पॉन्स हुआ, किस तरीके से मैनेजमेंट ने डिसीज़न लिया। तो सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्प्री। डाइवर्सिफिकेशन स्प्री का मतलब होता है कि कंपनीज़ कंपटीशन एक दूसरे से कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए अपने अलग अलग सेक्टर्स में काम करना शुरू कर दिया। मतलब जो कंपनी एक प्रोडक्ट में डील करती थी, अब उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग सर्विसेज में डील करना शुरू कर दिया, अलग अलग प्रोडक्ट में डील करना शुरू कर दिया, ताकि उनका नाम आगे मार्केट में बढ़े, लोगों की नज़रों में उनका नाम बढ़े कि कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रही है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं रिलायंस कंपनी की, तो रिलायंस कंपनी पहले टेक्सटाइल में डील करती थी, उसके बाद पेट्रोकेमिकल, मेडिसिन्स, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन सेक्टर में आ गई, जिससे रिलायंस कंपनी का नाम लोगों के दिमाग में बैठ गया कि भाई रिलायंस कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है, ठीक है, और लोगों को अलग से एक ही जगह पर एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट को मिलने में आसानी होने लगी। तो ऐसा देखते हुए क्या हुआ कि जितने भी इंडिया में कंपनीज़ थी वो भी क्या करने लगी, एक दूसरे को देखकर डाइवर्सिफिकेशन स्टेप पे आने लगी, अलग अलग वेरिएशंस ऑफ मतलब अपने सर्विसेज में, अपने प्रोडक्शन में वेरिएशन लाने लगी। तो एक तो ये डिसीज़न लिया गया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में, मल्टीपल सर्विसेज में डील करेंगी। उसके बाद अगला डिसीज़न लिया गया कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल। अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए, बिज़नेस को अलग लेवल पे ले जाने के लिए, बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ क्या करने लगी, आपस में मर्जिंग करने लगी। जैसे फोर्ड और महिंद्रा ने आपस में मिलकर काम करना शुरू कर दिया, होंडा और सीएल ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया, और जनरल मोटर और हिंदुस्तान मोटर ने मिलकर आपस में काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज़ आपस में मर्जिंग होने लगी, जिससे उनका लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लगा, ठीक है, और उनका टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, ठीक है, और उनका बिज़नेस में फाइनेंस बढ़ने लगा, तो बिज़नेस ग्रोथ करने लगा, अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट बनने लगी, ठीक है। तो कंपटीशन को बीट करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या डिसीज़न लिया, आपस में मर्जिंग करने का डिसीज़न लिया, जॉइंट वेंचर करने का डिसीज़न लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रांड बिल्डिंग। हर कंपनी कोशिश करने लग गई कि वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को बेटर से बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करे, अच्छे अच्छे फीचर्स दे, और उनको एक अच्छा नाम दे और मार्केट में उनको पहचान बनाए। उसके लिए ब्रांड बिल्डिंग का काम किया गया, क्योंकि अलग अलग जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, जो इंटरनेशनल कंपनी थी, उनका मेन फोकस जो होता था वो प्रोडक्शन की क्वालिटी के साथ साथ उसकी ब्रांड पे होता था। ब्रांडिंग का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट में वो चीज़ जो कस्टमर को दूर से दिखाई दे, क्वालिटी वाइज भी, उसके पैकिंग वाइज भी, उसके लेबलिंग के हिसाब से भी, नाम के हिसाब से भी, वो ब्रांड बिल्डिंग कहलाता है, ठीक है। तो जैसे अगर मार्केट में देखें, एलजी, सैमसंग का नाम देखें, उनकी क्वालिटी देखें, उनके फीचर्स देखें, या उनकी पैकिंग या उनके सर्विसेज देखें जो ब्रांड बिल्डिंग को बनाती हैं। तो कंट्री में जो हमारे इंडिया में कंट्री में जो बिजनेसमैन थे वो क्या करने लगे, ब्रांड बिल्डिंग पर काम करने लगे एमएनसी को देखते हुए। यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज के समय में आप देखते हैं कि जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, सेलुलर फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, उसमें कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है। अब हर चीज़ आपको मोबाइल पे मिलने लग गई। आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत सारी सर्विसेज मोबाइल पर यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है शार्पली इम्प्रूव्ड कंपनसेशन लेवल। अब कंपनीज़ में क्या करने लगे कि जो भी कंपनीज़ में बिज़नेस में जो भी मैनेजर स्टाफ होता था या जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, ठीक है, अब
उनको ज़्यादा पे करने लगे, प्रोडक्शन पे भी खर्च करने लगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा जो था, कंपनसेशन जो था, वो ज़्यादा से ज़्यादा पे करने लगे मैनेजर स्टाफ को। ऐसे कम्पिटिटिव और कमिटमेंट मैनेजर स्टाफ को अपॉइंट करने लगे जो कंपनी को एक दूसरे लेवल तक लेकर जा सकते थे। कंपनी को मार्केट में किस तरीके से काम करना चाहिए, क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, जो मेहनत से जो मैनेजर स्टाफ होता था, जो अपनी इनोवेशन आइडिया से काम करता था, तो कंपनी ऐसे मैनेजर स्टाफ को कंपनसेशन पे करने लगी, हायर करने लगी, जो बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव और कमिटमेंट क्लास के लोग होते थे, जो मैनेजर स्टाफ होते थे। और टेक्निकल सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाने लगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे एक कंपनी दूसरे कंपनी को टेक्नोलॉजी के मामले में यूज़ करते हुए कंपटीशन को पीछे छोड़ दे। उसके बाद कस्टमर फोकस, नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस का मतलब ये है कि हर कंपनी ये कोशिश करने लगी कि हमें कस्टमर ओरिएंटेड बिज़नेस करना है, ना कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड। मतलब हमें इस तरीके से अपने बिज़नेस को चलाना है जिसमें हम कस्टमर की पहले नीड को एनालिसिस करें, फिर कस्टमर किस लेवल पर किस प्रोडक्ट को किस लेवल पर कितना सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है, उसकी क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज उसको एनालिसिस करें, फिर हम प्रोडक्शन करें, फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग माल को सेल करने की कोशिश करें। कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच को अपनाया गया कि कस्टमर को ध्यान में रखकर प्रोडक्शन करना है। कस्टमर जो मांगता है, जो उसकी लाइकनेस है, जो उसकी डिज़ायर है, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाए। और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज या फिर सेल्स प्रमोशन टेक्निक का बाय गेट वन गेट फ्री, या फिर उसको कोई भी अच्छी ऑफ़र दे के या स्कीम दे के, या उससे अच्छी क्वालिटी, या उसे कोई भी प्राइस में उसको कम प्राइस में उसको कंसेशन दे के, डिस्काउंट दे के, किसी भी तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाए और उसे बिज़नेस से जोड़े रखें ताकि कंपनी की सेल बढ़े। तो इस तरीके से ये मैनेजरियल डिसीज़न लिए गए थे जब एलपीजी का कंट्री में चल रहे बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये वो डिसीजंस थे जो एक मैनेजरियल रिस्पॉन्स के तौर पर कंपनी की मैनेजमेंट ने या मैनेजर ने जो डिसीज़न लिए। और अगर राइट हैंड साइड में ये डिसीजंस थे जो इम्पैक्ट के होने के बाद लिए गए, और क्या क्या एलपीजी के आने के बाद बिज़नेस पे उसका इम्पैक्ट पड़ा, वो लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं। तो आज की क्लास के लिए आपका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड मैनेजर रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.